गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने हेलोजन में ऑक्सीडाइजिंग पावर जो थी चारों हेलोजन गैस की उसकी बात स्टार्ट की थी और मैंने बताया था कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो एक जैसी है। रीज़न उसका यही था कि क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऑर्डर लगभग क्लोजेस्ट होते हैं। चारों हेलोजन में जहाँ तक ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर को कंपेयर करने वाली बात थी उसमें F2 सबसे ज़्यादा पावर रखता था और आयोडीन सबसे कम था। और ये बात भी मैंने बताई थी कि इसी कारण से फ्लोरीन की जो रिएक्शंस हैं बिल्कुल अलग होंगी और आयोडीन में भी कुछ रिएक्शंस अलग होंगी। क्लोरीन ब्रोमीन एक जैसे होंगे। इससे पहले जिस पे हम लोगों ने वाटर से रिएक्शन की थी, बेस के साथ रिएक्शन पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से तैयार करना है, रिवाइज करते रहिएगा। हर जगह उसका एप्लीकेशन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में किस तरह से था एप्लीकेशन वो भी पता है आपको। तो अब हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मैं एक बार और बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Cl2 वाटर। तो ये बात हालांकि मैंने कल आपको रिएक्शन बताई थी, मैं एक दो रिएक्शन पे बात जरूर करूँगा। जैसे Cl2 वाटर अगर Na2H2O3 के साथ रिएक्शन करता है तो कैसे हम लोग लिख रहे थे, मैंने बताया था कि Cl2 वाटर पहले अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर HCl और नेशेंट ऑक्सीजन बनाएगा। उसके बाद Na2H2O3 इस नेशेंट ऑक्सीजन को लेकर Na2SO4 और सल्फर बना देगा। इसके अलावा एक साथ आप ऐड कर दोगे तो Cl2 वाटर एंड Na2H2O3 it gives Na2SO4 प्लस 2HCl एंड सल्फर। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर क्लोरीन वाटर को एक्सेस में लिया जाए तो उस केस में सल्फर को भी आप SO3 तक ले जा सकते हैं। ठीक, तो एक ही रिएक्शन। इसके अलावा Cl2 वाटर की रिएक्शन मैंने अमोनिया से भी लिखी थी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि मैंने इसको अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था। तो इसमें तरीका क्या है, Cl2 वाटर 2HCl एंड नेशेंट ऑक्सीजन, और उस अमोनिया को आप इसमें ऑक्सीडाइज कराएंगे तो N2 बन जाएगा, वाटर बनेगा। ये सब लिखा था हम लोगों ने पहले भी। तो 2 टाइम्स यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स होगा तो आपको ऊपर भी 3 टाइम्स करना होगा। ठीक है, एक साथ ऐड कर देंगे तो ट्वाइस अमोनिया प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl2 वाटर कैंसिल होगा, N2 एंड 6HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो। इसमें मैंने ये भी केस बताया था, इफ क्लोरीन इज एन एक्सेस तो उस कंडीशन में NH3 फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन एंड गिव्स NCl3, और इफ अमोनिया इज एन एक्सेस, NH3 इज एन एक्सेस, तो आप अमोनिया जो बना है वो HCl से रिएक्शन करके NH4Cl बनाता है। N2 तो दोनों ही केस मिलेगा, तो ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको हम लोगों को समझना है और मेरे ख्याल से आपसे पूछा भी बहुत जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, तो मेरे ख्याल से इन दोनों को आपने लिख लिया है। मैंने हालांकि बहुत सारी रिएक्शंस दी थी आपको कि इन सब में रेडॉक्स रिएक्शन कराइए, तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने पैटर्न बता दिया था कि कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा। एक दो रिएक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपको कई जगह मिलेंगी रिएक्शन। इसके अलावा क्लोरीन का रिएक्शन ही I2 वाटर से भी है। तो इस केस में क्या होगा, आयोडीन वाटर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो पावर है क्लोरीन की वो ज़्यादा है, तो वो आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो ऐसे केस में आप Cl2 वाटर 2HCl नेशेंट ऑक्सीजन, और उसी नेशेंट ऑक्सीजन से आप आयोडीन वाटर और इस नेशेंट ऑक्सीजन को देकर HiO3 में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस करें तो 2 टाइम्स आयोडीन हो गया, H बैलेंस है, I बैलेंस है, और 6 हो गया ये तो 5 आ गया, तो 5 आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 10HCl आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो आयोडीन प्लस 5Cl2 प्लस 6 वाटर
and it gives 2 times of HiO3 plus 10 times of HCl। तो इस तरह से आप आयोडीन को रिएक्शन एक तरीके से ये पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रिएक्शन है कि क्लोरीन को अगर आप ड्राई आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंबाइंड होकर यहाँ पर अगर रिएक्शन दिखाएं तो Cl2 प्लस I2 इट गिव्स ICl एंड ICl3, दोनों चीज़ें बन जाती। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये भी रिएक्शन है, लेकिन कब होगा? जब ड्राई फॉर्म में रहेगा। और अगर आपने आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन दिखा रखी है क्लोरीन की, तो उस कंडीशन में क्लोरीन चूँकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, दैट्स वाई वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और ये बात आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो, बिकॉज क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयोडीन। ठीक है, तो इससे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्लोरीन वाटर की एक रिएक्शन जो आपको लिखना चाहिए वो है K4FeCN6। मैंने आपको बता दिया था कि सब कैसे बदलेगा, मैं एक बार इन सब की रिएक्शन बस लिख देता हूँ। Cl2 वाटर इट गिव्स HCl एंड नेशेंट ऑक्सीजन, एंड K4FeCN6 प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, दिस इज K3FeCN का होल 6 और फिर हाफ K2O है ना। हाफ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, तो 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैलेंस भी कर पा रहे हैं। और ये चूँकि ऑक्सीजन यहाँ है तो एक साथ आप ऐड कर दो, सीधे रिएक्शन हो जाएगा। तो क्लोरीन की रिएक्शन जो है वो इन सबसे कुल मिला के ऑक्सीडाइजिंग पावर है और उसके बेसिस पर रिएक्शन हो रहा है। एक और बात क्लोरीन को लेकर या ब्रोमीन को लेकर कॉमन है कि एल्कीन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, टेस्ट ऑफ अनसैचुराइजेशन के साथ, वो सब बात भी आपने पढ़ा, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन कनेक्ट रहे, वो याद रहे कि हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद रहे, है ना। तो ब्रोमीन की भी सेम रिएक्शन है, ब्रोमीन में मैं कुछ खास बताने वाला नहीं। तो अब हम बात आयोडीन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की करेंगे और साथ साथ फिर फ्लोरीन की, तो उस पर बात कर ली जाए। तब तक आप इसको रफ कर दीजिए, इसको नोट करिए सब। तो अब कुछ अलग टाइप की पावर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन जैसे ही आप आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन में दोनों बातें हैं। आयोडीन वाटर का जो सोल्यूशन है उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर भी तो है ही, हालांकि वीकर है बट है, और साथ साथ रिड्यूसिंग पावर भी है। और दोनों के अपने बिहेवियर आपको पता है ना। पहला क्या, अगर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तो आयोडीन वाटर 2HCl HI एंड नेशेंट ऑक्सीजन, और उसी नेशेंट ऑक्सीजन से आप सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आयोडीन वाटर खुद नेशेंट ऑक्सीजन को लेकर अपने आप को HiO3 में भी बदलता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इन दोनों पार्ट में हमें रिएक्शन पढ़नी है और ये इसीलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट या अलग तरीके की रिएक्शन हो जाती है। तो मैं पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर की कुछ रिएक्शन लिख देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ आयोडीन, याद दिला रहा हूँ, आपको पता है काफ़ी कुछ। आयोडीन वाटर रिएक्ट विथ H2S, पता है आपको सल्फर बदल जाएगा। आयोडीन वाटर रिएक्ट विथ NaNO2 लिख सकते हैं आप। आयोडीन वाटर रिएक्ट विथ अमोनिया, आयोडीन वाटर रिएक्ट विथ K4FeCN6, है ना, ये सब पार्ट। आयोडीन वाटर K2MnO4, आपको पता है कौन किस में ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, तो मेरे ख्याल से कुछ अलग नहीं है, मैं सबको एक जैसे ही ट्रीट यहाँ पे दिखा रहा। आयोडीन वाटर रिएक्ट विथ Na2H2O3 हाइपो सोल्यूशन, है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ आयोडीन वाटर रिएक्ट विथ एथिलीन
सब पता है आपको। तो इन सब रिएक्शन को हम लोग बहुत आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम ऐसे एग्जांपल्स भी लेंगे जहाँ पर आयोडीन खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो यहाँ मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूँ, आप पहले ये एक बार सब नोट कर लीजिए, फिर स्पेसिफिक कुछ रिएक्शन मैं लिखूँगा जिनमें से एक तो ये कुछ अलग बातें भी हैं, साथ साथ ये भी रिएक्शन लिख देते हैं और इस रिएक्शन के बारे में तो मैं लिखूँगा। इंपॉर्टेंट तीनों पार्ट हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा। अब मैं ज़रा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन बता देता हूँ जहाँ पे मैंने बात की है कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपको सब पता है कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जैसे आयोडीन वाला केस जो है अमोनिया के साथ, वो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का है और K4 वाला भी, और बाकी सब बताता हूँ। तो अगर आप आयोडीन वाले केस की बात करें तो आयोडीन वाटर नेशेंट ऑक्सीजन 2HCl बना देगा, सॉरी Hi एंड नेशेंट ऑक्सीजन, और इस नेशेंट ऑक्सीजन से आप अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और N2 बनता है। वो सब तो ठीक है, वैसी पैटर्न पे होगा, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ऑफ वाटर, तो यहाँ 3 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और ये 3 टाइम्स है। तो एक साथ आप ऐड कर देंगे तो ट्वाइस अमोनिया प्लस 3 टाइम्स ऑफ आयोडीन, इट गिव्स N2 एंड 6 Hi। ठीक है। अब यहाँ से एक केस आता है, इफ आयोडीन इज इन एक्सेस, तो वैसे ही क्या होगा, NH3 जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और Ni3 बना देता है और साथ में Hi। अब जो Ni3 बनना होता है वो इसी अमोनिया के साथ कंबाइंड होकर Ni3.NH3 बना देता है। ये एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। सॉलिड फॉर्म में ये एक्सप्लोजिव, और इसका रीज़न ये होता है कि जब आप इसको हीट कर देते हैं तो N2, H2 और आयोडीन मिल जाता है, तो मतलब एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए एक्सप्लोजिव मानते हैं आप। तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आयोडीन जब अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है तो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको इनमें ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा मैं आयोडीन K4 वाला लिख लेता हूँ, आयोडीन वाटर, उसी तरह से सेम चीज़ें, Hi प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, K4 FeCN6 है, नेशेंट ऑक्सीजन है, और इससे आप K3 FeCN6 बना रहे हैं, यानी आयरन को आपने +2 से +3 कर दिया, और K2O रहता है। मैंने बताया था बैलेंस करने के लिए आप 2 टाइम्स इसको कर दीजिए। अच्छा, साथ साथ अब जो K2O बना है वो इस Hi के साथ भी रिएक्शन करेगा और Ki बना देगा। ठीक, तो 2 टाइम्स Ki एंड H2O, उसके बाद एक साथ आप ऐड कर दीजिए, कैंसिल। इसके अलावा ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, तो एक साथ आप ऐड करेंगे तो आयोडीन वाटर भी कैंसिल है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ K4 FeCN6 एंड इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ K3 FeCN6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ki। तो ये कंप्लीट बैलेंस आपने आयोडीन का रिएक्शन लिख दिया। एक और पार्ट हाइपो सोल्यूशन मैंने बताया था, इसके अंदर ये रिड्यूस होके NaI में आ जाता है और साथ साथ Na2S4O6 बनता है। हाइपो सोल्यूशन के बाद यहाँ पे +2 रहता है, यहाँ +2.5 रहता है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये भी रिएक्शन का, इसमें क्या होता है, सिंपली आपके पास CH2OH एंड CH2I, ये तो आपको मैकेनिज्म पता ही। तो एक तरीके से ये भी ऑक्सीडेशन ही है, आप एथिलीन का ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं। तो ये सभी वो रिएक्शंस हैं जहां आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। हालांकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही है तो उसको तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा। तो इतनी सिंपल सी बात थी। अब हम लोग लेकिन आयोडीन में कुछ रिड्यूसिंग पावर वाली बात भी करेंगे। मतलब अब आयोडीन से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आएगा और वो रिएक्ट करेगा तो आयोडीन अपने आप को HiO3 की तरफ भी ले जाता है। तो वो सब कुछ रिएक्शंस हैं, उन पे भी बात हम लोग करें, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए जितना पोर्शन था।
चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात छोड़कर उसके रिड्यूसिंग पावर पे बात कर देते हैं। देखिए, इनमें से बहुत सारी रिएक्शन अब रिपीट होगी, है ना, दोबारा भी पढ़ रहे हैं आप, रिवीजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो वो सब फ़ायदा है इसका, और वो बार बार लिखिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात अब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर की कर रहे हैं। रिड्यूसिंग पावर ऑफ आयोडीन एंड वाटर, है ना, वाटर के केस में ही रहेगा ज़्यादातर। तो अब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ। Cl2 वाटर रिएक्ट विद आयोडीन, ओजोन रिएक्ट विद आयोडीन वाटर, लेकिन साथ ही साथ ओजोन में एक ड्राई केस में भी आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट HNO3 रिएक्ट विद आयोडीन वाटर, याद है आपको, CBI मैंने बताया था, कार्बन बोरॉन आयोडीन फॉस्फोरस। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रिएक्ट विद आयोडीन, यहाँ भी ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इन सब से आयोडीन या फ्लोरीन प्लस वाटर एंड इट गिव्स आयोडीन, सॉरी प्लस I2, Br2 प्लस वाटर एंड प्लस आयोडीन। तो ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज करेंगे आयोडीन को। तो आप आसानी से लिख सकते हैं सब रिएक्शन को। तो मैं एक बार पहले ये केस तो मैंने लिख ही दिया, इसमें क्या बन जाएगा पता है, मैं ओजोन वाले केसेस को लिख देता हूँ। ओजोन इट गिव्स O2 एंड नेशेंट ऑक्सीजन एंड आयोडीन प्लस वाटर प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, ये मिलकर HiO3 बन जाएगा 2 टाइम्स। तो आयोडीन 2 टाइम्स है, H है, और यहाँ पे साइज तो 5 टाइम्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, एक साथ ऐड करेंगे। तो आयोडीन प्लस वाटर प्लस 5 टाइम्स ऑफ ओजोन इट गिव्स 2HiO3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा केस जो मैंने बताया कि ओजोन को अगर आप ड्राई स्टेट पे रिएक्शन कराते हैं, वाटर नहीं होता, तो नेशेंट ऑक्सीजन जो बना वो आयोडीन के साथ, इस नेशेंट ऑक्सीजन के साथ एक आयनिक सॉलिड I49 बनाता है। ये मैंने पहले बताया आपको ओजोन की प्रॉपर्टी में, बट एक बार दोबारा से 2 आयोडीन 9 टाइम्स, तो यहाँ 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दें, एक साथ ऐड कर दीजिए 2I2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ ओजोन इट गिव्स I4O9 एंड 9 टाइम्स ऑफ O2। अच्छा, I4 आयनिक सॉलिड जो है वो I+3 एंड IO3-1 इसका मिक्सर है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये आयोडोनियम आयोडेट है, ठीक। तो ये इसका नाम हो सकता है। इसी तरह से इसमें CBI वाला मैंने जो केस था, यहाँ पे HiO3 बना, साथ साथ NO2 मिलेगा, ये सब पता है। इसमें SO2 मिल जाएगा और आपको HiO3 मिलेगा। यहाँ पर भी HF बन जाएगा और साथ साथ HiO3 बन जाएगा। यहाँ पे HBr बन गया और HiO3 बन गया। तो ये सभी केसेस आपको पता है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, K2Cr2 से भी रिएक्शन करा सकते हैं, KMnO4 से करा सकते हैं, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कुल मिला के हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्या प्रॉपर्टी है जिससे आयोडीन को रिड्यूस कराया जाए या ऑक्सीडाइज कराया जाए, दोनों करा रहे हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी है। तो एक तो ये सब हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, हैलोजेंस की सभी केमिकल प्रॉपर्टी आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगी। एक और लास्ट पॉइंट बचता है जो फ्लोरीन के बारे में है। तो कुछ रिएक्शंस में फ्लोरीन की बता देता हूँ जहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो पहले आप इतना इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे फ्लोरीन के बारे में बात करता हूँ।
चलिए, तो अब हम लोगों ने आगे फ्लोरीन के बारे में पढ़ना है और फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात अब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि इसमें खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। F2 प्लस वाटर, इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर वैसे ही HF और नेशेंट ऑक्सीजन, और इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का नेचर अगर आप समझें तो सबसे पहले तो वाटर से ही अगर रिएक्शन कराया जाए तो ये F2 और HF में बदल जाता है। तो सबसे पहली रिएक्शन तो आप यहीं समझ लीजिए। तो F2 यानी यहाँ पे 2HF हो गया और हाफ O2 बना दिया, या आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यही सेम केस ऐसा भी हो सकता है, वाटर से रिएक्शन करके ओजोन भी बनता है। वो डिपेंड करता है कि आप इसका अमाउंट कितना ले रहे हैं। तो अगर ओजोन बना रहे हैं तो आप 3 टाइम्स इसको लिखेंगे और 6 टाइम्स ऑफ HF, यहाँ 3 टाइम्स। तो ये दोनों ही केस आपको फ्लोरीन में वाटर के साथ रिएक्शन करते समय मिलेंगे। इसके अलावा आप बहुत सारे सब्सटेंस जिनको ऑक्सीडाइज करना हो तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएंगे। चाहे वो बात मैं करूँ इससे रिलेटेड, जैसे अमोनिया, आपको पता है अमोनिया को फ्लोरीन और वाटर से अगर आप रिएक्शन कराएंगे, क्लियर है। इसी तरह से आयोडीन वाटर की रिएक्शन फ्लोरीन से अभी हम लोगों ने की है ना। तो वो सब तो आपको रिएक्शन पता है और वो होंगे भी, उसमें कुछ भी नया नहीं है। इसी तरह से K2MnO4 वाटर फ्लोरीन, आपको पता है ये KMnO4 में बदल जाएगा। इसी तरह से K4FeCN6 वाला केस, वो सब तो आप करेंगे ही। इसमें कुछ नए रिएक्शंस में बता देता हूँ जहाँ पे आपको बिल्कुल अलग वेरिएशन नज़र आएगा। तो ये सब सिंपल से रिडॉक्स हैं, वो आपको करने, उसमें कुछ नया नहीं होगा। जो नई बात है वो कहाँ पे और कैसे पढ़नी है आप समझिए। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक एग्जांपल है KClO3। ये अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद भी ये दरअसल ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कैसे करना है, F2 प्लस वाटर इट गिव्स 2HF एंड नेशेंट ऑक्सीजन, और ये KClO3 इसी नेशेंट ऑक्सीजन को लेकर KClO4 बदल जाता है, और एक साथ आप ऐड कर दीजिए। तो KClO3 प्लस F2 प्लस वाटर इट गिव्स KClO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HF। तो हमें सीखना ये है कि कौन, मतलब फ्लोरीन का तो ऑक्सीजन जो पावर है वो बहुत सारे सब्सटेंस को खुद ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे एक और रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़ लें, फ्लोरीन की रिएक्शन Cr+3 से अगर होती है तो उसको क्रोमेट में बदल देता है। अब देखिए, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप बैलेंस कर लोगे। तो ये सब बातें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। तो इसको भी Cr+3 को भी CrO4-2 यानी +6 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से बहुत सारे रिएक्शंस में आप इनर्ट गैस जो होती है जेनन, उसके साथ भी फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है, ये हालांकि ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी, XeF2, XeF4 एंड XeF6 जैसे प्रोडक्ट भी आपको मिल जाते हैं। तो ये एक केस आपको दिख रहा है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर के कारण बहुत सारी रिएक्शन फिजिबल है, और कुछ जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इस पर और भी काम हम लोग करेंगे, फ्लोरीन की कुछ और रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो
आप लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर दिया। तो हम लोग कुल मिला के ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो तो सीख ही गए। सभी हैलोजन के अंदर यही सब मेन प्रॉपर्टी हैं जिनको आपको जानना है, और इसी में थोड़ा और प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। इसके अलावा अब कुछ और छोटे छोटे टॉपिक भी हैलोजन के अंदर हैं जो बहुत यूज़फुल हैं और उनको हम लोगों को जानना है, तो मैं उस पर भी आता हूँ। जैसे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन या हैलोजन, मेनली क्लोरीन पे बात करनी है हमें। तो आपको पता है +7 +5 +3 और +1, इन चारों ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर आपके पास Cl2O7 का ऑक्साइड, Cl2O5, Cl2O3 एंड Cl2O, ये चारों ऑक्साइड है। +7 है, +5 है, +3 है, +1 है। ठीक, आपके पास 4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, HClO4, HClO3 बहुत इंपॉर्टेंट एसिड हैं, इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज़ किया जाता है। इसका नाम पर क्लोरिक एसिड, IIT ने इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, पर क्लोरिक एसिड, एंड दिस इज क्लोरिक एसिड एंड दिस क्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो इन सब का नाम आपको पता है, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस एंड ClO माइनस। आयंस के भी नाम पता हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, ये मोनोबेसिक एसिड है, चूँकि हाइड्रोजन तो एक ही है, आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो Cl के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ OH डबल बॉन्ड, ये OH, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया पर क्लोरिक एसिड। इसके अलावा Cl डबल बॉन्ड O, ये हो गया HClO3 क्लोरिक एसिड। इसके बाद अगर हम बात करें OH Cl डबल बॉन्ड O, तो ये क्लोरस एसिड, और HOCl, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक, तो इन चारों एसिड के बारे में कई बार हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, जैसे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, sp3 1 2 3 4, यहाँ पर भी लोन पेयर है तो बनेगा, तो यहाँ भी sp3। इसी तरह से यहाँ पे 2 जगह लोन पेयर है, यहाँ भी sp3 है और यहाँ पर भी sp3 ही होगा। बट आप अलग अलग तरीके से इसके हाइब्रिडेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग 4 एसिड्स। तो आपको बहुत सारे सेंटेंस लिखे होंगे और करेक्ट इनकरेक्ट में एक आंसर देना होगा। तो ये तो बहुत अच्छे से आपको तैयार रहना चाहिए। एक और चीज़, जो एनहाइड्राइड्स हैं वो भी आपको याद रहनी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन कराए हैं, जैसे Cl2O7 का रिएक्शन NaOH से, Cl2O7 का रिएक्शन COH का होल ट्वाइस से, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ पूछना नहीं है। Cl2O5 का रिएक्शन NaOH से, ये मैंने फर्स्ट डे ही बताया था आपको। Cl2O5 का रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से, तो Cl2O3 का रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से, एंड Cl2O का रिएक्शन NaOH से। तो इस तरह से आप सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब मैंने पहले भी आपको बता रखा है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। एक दो नई बातें आपको अब जाननी चाहिए, और वो एनहाइड्राइड्स को लेकर है, जो मैंने पहले भी बता रखा है अलग ही। मिक्स्ड एनहाइड्राइड में 2 बातें हैं, एक तो ClO2 है और ClO3 है। इनमें ज़रा समझिएगा, इन दोनों को मैं, ये किसका मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, HClO3 एंड HClO2 का, और ये किसका है, HClO4 प्लस HClO3 का। तो इस तरह से मिक्स्ड एनहाइड्राइड को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।
चलिए, तो ये सब अच्छे से तैयार करिएगा, इन पे क्वेश्चन का आना बहुत श्योर होता है। मैं इन दोनों मिक्स्ड एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चरल पार्ट पे और थोड़ा काम कर लेता हूँ। हालांकि आपने एसिड बेस रिएक्शन इन सब मिक्स्ड एनहाइड्राइड की पढ़ी हैं, तो वो सब तो आपको पता है, बट थोड़ी सी बॉन्डिंग से रिलेटेड बात भी यहाँ करता हूँ, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। अच्छा, जब आप इसके जैसे मैं ClO2 की बात करूं पहले और फिर मैं ClO3 की भी बात कर लेता हूं, तो अगर हम इसके बॉन्डिंग को लेकर बात करें तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन खर्च होने के बाद एक लोन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है, यानी एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज होगी ये, है ना। और ऐसा ही कुछ इसमें भी है, Cl डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है ना, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। तो एक तो ये बात, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली स्पीसीज होती हैं वो दरअसल डाइमर बना सकती हैं। डाइमर का मतलब यहाँ पे ये है कि ClO2 का ही एक और मॉलिक्यूल Cl2O4 बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने NO2 देखा है, वो भी डाइमर बनाता है N2,4, उसी तरह से ClO3 भी 2 मोल मिलकर Cl2O6 बना सकते हैं। अब जरा इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और इसी डबल बॉन्ड के बीच एक Cl के साथ यहाँ बॉन्ड बनाया जा सकता है, यहाँ लोन पेयर, और ये एक लोन पेयर तो यहाँ रहेगा और ऐसे ही एक लोन पेयर यहाँ भी है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक इधर, और फिर Cl के साथ भी आप डबल बॉन्ड इस तरह से बना दीजिए, ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हाइब्रिडेशन, एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा और एक sp3, यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3। तो आपसे अगर ClO2 का हाइब्रिडेशन पूछा जाता है तो आप sp3 ही बताएंगे, समझ रहे हैं। कभी भी ऐसे सिंगल नहीं बताते, पहले आप डाइमर बना लेते तब बना देते। इसी तरह से ClO3 के अंदर भी sp3 बताएंगे, इसमें लोन पेयर नहीं है और यहाँ पे लोन पेयर है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब इनके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की आप बात करोगे तो क्या होगा, Cl के साथ डबल बॉन्ड तो 2 है और एक जगह लोन पेयर रहेगा और एक जगह ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये बना रहता है, और sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट रहेगा। तो मतलब ऐसा बेंड शेप आपको नजर आएगा, है ना। और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे पिरामिडल शेप होगा, बिकॉज 3 Cl ऐसे बने होंगे और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये पिरामिडल शेप होगा। तो ये सब बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन क्या है, कैसे है, हाइब्रिडेशन कहाँ है, कैसे दिखाएंगे आप, है ना। तो इसको पूरा नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी में एक और बात भी आप जान सकते हो कि जो चूंकि sp3 हाइब्रिडेशन हो गया है, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनता है ना, वो p पाई d पाई होगा, बिकॉज क्लोरीन के पास जो d होगा वही इन्वॉल्व होगा। ऐसे ये भी बॉन्ड कैसा होगा, p पाई d पाई। यहाँ पे जो बने हैं इस पर्टिकुलर में, यहाँ भी p पाई और d पाई बॉन्ड की ही बात होगी। रीज़न वही, क्योंकि sp3 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो p ऑर्बिटल तो वैकेंट नहीं होगा, तो आपको ऑब्वियसली d ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ, ऑक्सीजन का लेकिन हमेशा पी रहेगा, तो आप p पाई d पाई बॉन्ड भी बता सकते हैं इसके अंदर कितने। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, टेक्निकल पॉइंट हैं जिन पे आपको, और इनकी रिएक्शन तो आपको आनी ही चाहिए, वो मैंने शुरुआत में बता दी। तो जितने डिफरेंट टॉपिक हैं एरोजन में, उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मेरे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम लोगों को जानने हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है तो उनको समझा जाए। एक है स्यूडो हैलाइड्स, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग ज़रा समझते हैं क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्यूडो हैलाइड्स। ये क्या है? स्यूडो फोर्स आप जानते हैं ना, तो जो है नहीं वही। तो दिस इज द यूनी निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज हैविंग प्रॉपर्टी लाइक हैलोजन। तो हैलोजन की तरह ही प्रॉपर्टी शो करता है और यूनी निगेटिव चार्ज भी है। तो ऐसी स्पीसीज ही स्यूडो हैलाइड्स हैं। तो वो कौन सी हैं? डिफाइंड है, उनमें कुछ आपको करना नहीं है। साइनाइड आयन, OCN माइनस, सल्फर SCN माइनस, फिर ऑक्सीजन फैमिली के सब ले लीजिए, SeCN माइनस, TeCN माइनस और SCSN3 माइनस एंड दिस इज लास्ट N3 माइनस। तो ये बस दीज आर द स्यूडो हैलाइड्स, कुछ इसके अलावा आपको इफन बट नहीं करना। ये साइनाइड है, ये साइनेट है, ये पता है आपको। इसको बोलेंगे सेलिनोसाइनेट, है ना, ये सॉरी थायोसाइनेट सॉरी, और ये सेलिनोसाइनेट एंड दिस इज अ टेलुरोसाइनेट। तो ये सब आपको नाम आसानी से, इसका नाम क्या है? एजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड। ये कैसे लिखा गया नाम उसको मैं बताता हूँ। दरअसल ये जो है वो ये CS2 था और इसमें N3 माइनस ने एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके ऐसे कर दिया। तो कार्बन S माइनस और यहाँ S आई और ये N3 माइनस N3, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब जैसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, ये सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो बता सकते हैं। तो एजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड और दिस इज द एजाइड आयन। तो ये सभी स्यूडो हैलाइड हैं। ठीक, एक और बात, इन सब के बीच स्यूडो हैलोजन भी बनते हैं एक्सेप्ट एजाइड आयन, COCN होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं साइनोजेन। और ये सिंगल ऐसा है जो गैस फॉर्म में है, बाकी सभी सॉलिड लिक्विड होते हैं। OCN होल ट्वाइस, SCN होल ट्वाइस, TeCN होल ट्वाइस, ये सब हैलोजन है, ये ध्यान रखिएगा। SCSN3 होल ट्वाइस। और एजाइड आयन का स्यूडो हैलोजन नहीं बनता, ये इंपॉर्टेंट बात, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि 4-5 आयन्स होंगे, कौन स्यूडो हैलाइड है? आसान सा काम है, आप बता सकते हैं, सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। बट हाँ, ये एडवांस में ही आता है, स्पेसिफिक टॉपिक है, याद रखिएगा। तो पहले तो ये एक सीधा इन्फॉर्मेशन है स्यूडो हैलाइड्स का कि कौन कौन स्यूडो हैलाइड्स हैं। और सबसे खास बात कि इन स्यूडो हैलाइड्स के अंदर हैलोजन की तरह ही आपको प्रॉपर्टी नज़र आएगी, रिएक्शन बहुत सारी हैलोजन की तरह हैं। तो अब हम उसी पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ आपको हैलोजन की तरह ये दिख रहे हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आप एक बार ये सब नोट कर लीजिए। चलिए, तो
अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बताता हूँ जो हैलाइड्स की तरह रहती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक प्रॉपर्टी आप मैच करा देंगे, बट कुल मिला के स्यूडो हैलाइड को समझने के लिए या बताने के लिए कि ये प्रॉपर्टी हैलोजन की तरह ही है, उसके कुछ रिएक्शंस आपको जरूर लिखने हैं और समझने भी हैं। जैसे मैं कि सबसे पहले एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग जो आपने पहले पढ़ी, तो मैं दोनों को पहला लिखते जा रहा हूँ। जैसे NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेट H2O4 एंड MnO2, आपने रिएक्शन लिखा ही। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, Na2SO4 बनाया, लैब मेथड है याद करिए। तो MnSO4 Cl2 एंड वाटर, ये सब बनाया था। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन NaCN प्लस कॉन्सेंट्रेट H2O4 प्लस MnO2, सेम चीज़ यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइनोजन। समझ गए। इसी तरह से एक और रिएक्शन HCl का रिएक्शन हम लोगों ने PbO3O4 से पढ़ा। सिंपली HCN की रिएक्शन भी आप Pb3O4 से करा सकते हैं। HCl की रिएक्शन हम लोगों ने MnO2 से अलग से पढ़ा, आप HCN की भी रिएक्शन MnO2 से करा सकते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, एक जैसी आप रिएक्शन यहाँ पे दिखा पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही एक दो रिएक्शन और, जैसे आपने Cl2 का एक्वस NaOH से रिएक्शन पढ़ा, और वैसे ही साइनोजेन का भी रिएक्शन एक्वस NaOH से आप देख सकते हो। Cl2 का NaOH से रिएक्शन था तो NaCl प्लस NaOCl लिखा था। ऐसे यहाँ पे NaCN और NaOCN, तो ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। कई बार आपको स्यूडो हैलाइड की तरह ही रिएक्शन से यहाँ पे दिखेंगे, है ना। तो ये सब रिएक्शन आपको आनी चाहिए, जैसे जो मैंने यहाँ पे बताई। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपको हैलाइड की तरह दिखेगा। एक और स्पेसिफिक रिएक्शन मैं बता दूँ पहले, कॉपर सल्फेट का Ki से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, CuI2, आयन एक्सचेंज कर दीजिए केवल, तो 2 टाइम्स एंड K2SO4, ठीक। वैसे ही CuI2 जो है वो डिकम्पोज करके Cu2I2 बनता है और आयोडीन बाहर कर देता है। इसको आप 2 टाइम्स ऐसे कर दें, है ना। तो Cu2I2 एंड दिस। अब जो बात है इसके आगे क्या समझना है, तो हम लोग एक साथ जो ये बना उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक साथ अगर आप ऐड कर दो तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो ऊपर भी 2 टाइम्स कर दीजिए, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ Ki, इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ K2SO4 प्लस Cu2I2 एंड आयोडीन। ऐसे बना। बिल्कुल सेम रिएक्शन अगर आप कॉपर सल्फेट का KCN से करा देंगे तो 4 टाइम्स 2 टाइम्स, और वैसे ही प्रोडक्ट आपको 2 टाइम्स ऑफ K2SO4 मिला, साइनोजेन मिलेगा, और साथ साथ CuCN, मतलब Cu2CN लिखना या CuCN एक ही बात है। तो ये भी सेम रिएक्शन आपको यहाँ पे इसी तरह का दिखेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सब ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ से आप ये समझ पा रहे हो कि जो हैलोजन की रिएक्शंस थी वही स्यूडो हैलाइड की रिएक्शन है। इस पर एक बार जेई का क्वेश्चन भी है, और अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया। क्या दरअसल जैसे आपने ये पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ा है कि कॉपर जो है वो हैलोजन के फॉर्म में +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है, +2 से डिकम्पोज हो गया ना। जो हम लोगों ने CuI2 लिखा तो वो डिकम्पोज हो गया, तो आप ये लिख सकते हो कि कॉपर +1 में मोस्ट स्टेबल है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि Cu+2 से इस तरह से Cu+1 और कॉपर का इस तरह का कोई रिएक्शन था, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किया गया, है ना। और पूछा गया कि किस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रिएक्शन, या मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, तो दरअसल Cu+1 इज मोस्ट स्टेबल इन केस ऑफ हैलोजन। इन केस ऑफ हैलाइड आप लिख सकते हैं, यानी +2 से +1 में ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ऑप्शन में दरअसल NO2 माइनस दिया था, OCN माइनस था, SCN माइनस था और साइनाइड था। तो मोर देन 1 में इन तीनों को लिखना था, ये नहीं लिखना था। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा था। मतलब कुल मिला के एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किया गया जिसमें कॉपर +1 भी है, +2 भी है और कॉपर भी है,
और ये पूछा जा रहा है कि किस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन में Cu+1 का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, मतलब कंज्यूम होता जाएगा, तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से रिएक्शन का डायरेक्शन तय हो जाएगा। तो हमें एक कॉन्सेप्ट ये पता है कि कॉपर +1 में हेलोजन के साथ ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू Cu+2। तो जहाँ Cu+1 है वहाँ जितने भी हैलाइड हैं या स्यूडो हैलाइड हैं वो सब रिएक्शन करके उसको कंज्यूम करेंगे, और वो एक बेस्ड अच्छा क्वेश्चन था। तो स्यूडो हैलाइड्स बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी तो आपसे नए नए क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, वहाँ पे नई चीज़ें आपके सामने आ सकती, उसको आप सुधार भी सकते हैं। अब जैसे क्लोरीन वाटर का रिएक्शन मतलब HOCl HCl, ऐसे ही साइनोजेन और वाटर का रिएक्शन मतलब HOCN एंड HCN, ठीक है, बेस के साथ हम लोगों ने रिएक्शन किया। तो ये स्यूडो हैलाइड एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोगों को जान लेना चाहिए था। तो आप लोग इस पे अभी बस ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पहले स्यूडो हैलाइड याद रहें कि किसको किसको आप स्यूडो हैलाइड्स बोलते हैं, और कुछ ऐसी रिएक्शंस जो आपको इस तरह से दिखेंगी एक जैसी रिएक्शन है उनको भी आप दिखा सकते हो, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग एक और जो लास्ट टॉपिक है जिस पे हम लोगों को अच्छे से बात उस पर भी समझ लेनी चाहिए, छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, आसान है, तो उन सबको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, और वो है इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन क्या है, कैसे इसको समझा जाए, मैं उस पर आता हूँ। हाँ, इंटर हैलोजन दरअसल क्या होता है, आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है, साइज भी है। तो दरअसल दो हैलोजन आपस में ही रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने A2 + B2 और ये एक साथ जुड़कर ABN एक जनरल फार्मूला मान लीजिए मैंने बना दिया, और ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है, दोनों डिफरेंट हैलोजन है। तो एक जनरल फार्मूले में हमने ABN लिख दिया। एक दो बातें, आपको पता है फ्लोरीन केवल कोवेलेंसी 1 है, बट इन तीनों की 1, 3, 5, 7, मतलब अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो वो केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी सब अपना 1, 3, 5, 7 सभी बना सकते हैं ना। तो इस जनरल फार्मूले की अगर जहाँ तक बात करें तो इसमें एक कंडीशन है एग्जिस्टेंस की। कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज़ ग्रेटर देन A। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप बात कर रहे हो वो B की ज़्यादा होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A कम होनी चाहिए, ठीक बात, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, साइज ऑफ A इज़ ग्रेटर देन साइज ऑफ B। हालांकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में कौन कौन से पॉसिबल इंटर हैलोजन बन सकते हैं, पॉसिबल हैलोजन कौन कौन से रहते हैं और कौन एग्जिस्ट करते हैं, दोनों बातें याद रखनी होगी। फ्लोरीन पहले और बाद में अदर हैलोजन हो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग बात ये कर सकते हैं फ्लोरीन पहले आ जाए ऐसा कोई हैलोजन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं Cl की। अब Cl से कौन जुड़ सकता है, ClF जुड़ सकता है, Cl के साथ F3 भी हो सकता है, बट ClF5 और 7 में जुड़ तो सकते हैं बट वो अनस्टेबल हो जाते हैं, डिकम्पोज भी करते रहते हैं। तो क्लोरीन के साथ फ्लोरीन जोड़ा जा सकता है, F3 हो सकता है, ये हो गया। क्या Cl के साथ Br जुड़ सकता है, क्या Cl के साथ हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज साइज ऑफ A इज ग्रेटर देन B रखना है ना, तो ये फिजिबल नहीं होगा। मतलब क्लोरीन पहले रहे तो केवल फ्लोरीन ही जोड़ सकते हैं आप, बाकी कुछ नहीं। अब मैं बात, ये पहला केस हो गया। अब मैं मान लीजिए ब्रोमीन मैंने ले लिया, तो ब्रोमीन में आप F भी जोड़ सकते हैं और Cl भी जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों साइज में छोटे हैं। तो BrF3, BrF एग्जिस्ट नहीं कर पाता, BrF5 रहता है, इन दोनों में एग्जिस्टेंस होता है। ऐसे ही BrCl बन सकता है, BrCl3 बन सकता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते, बड़े साइज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट कर नहीं सकते, आप बना सकते हैं बट वो डिकम्पोज भी करते हैं। अब Br के साथ आयोडीन नहीं जुड़ सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब जरा तीसरा केस समझिए, आयोडीन के साथ फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, IF7 भी बनता है, ICl3 बन सकता है,
IBr बन सकता है, बस इससे बड़े बड़े फॉर्म में वो डिकम्पोज कर जाता है। एज ए केमिकल बॉन्ड तो आप बना सकते हो, बट उससे वो स्टेबल नहीं होता, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये कुछ इंटर हेलोजन एग्जिस्ट करेंगे। आपको दो कंडीशन ऐसे याद नहीं रखना, दो कंडीशन याद रखिएगा। पहले तो A और B में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली पहले जो लिखा है वो कैटायन माना जाता है और वो साइज में बड़ा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो आयनिक वाला पार्ट है B वाला, वो दूसरा हेलोजन है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो पहले आप इसको पूरा नोट करिए। तो हम लोग इंटर हेलोजन के पहले एग्जिस्टेंस पे ही बात कर रहे हैं कि दो डिफरेंट हेलोजन है, कौन सा कैसे एग्जिस्ट करेगा वो हमको जानना है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अच्छा, आयोडीन के साथ ICl भी बन जाता है ना, ICl ICl3 7 और 5 तक अनस्टेबल होता है तो डिकम्पोज कर जाता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये तो इंटर हेलोजन के पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन कौन सा इंटर हेलोजन बन सकता है और क्यों बन रहा है। मैंने कंडीशंस बताई कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, और ये साथ साथ कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, कितने में बनेगा, ये सब चीज़ें क्लियर। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बात करूँगा, बस बहुत कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग तरीके से पूछा भी जाता है आपसे। अच्छा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज़ पे बात करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर लें। दरअसल ये आयनिक सॉलिड होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड अगर है तो दूसरी चीज़ हाईली पोलर होंगे। तो यानी कुल मिला के जितना आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है वो सब आप यहाँ भी ला सकते हो। पोलर है, तीसरा आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम चौथा लिख सकते हैं कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज पोलर है, एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बात भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हेलोजन की बात कर रहे हैं इसमें आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉल्बिलिटी दिखा रहे हैं, है ना। तो ये सभी नेचर आप इसमें इस तरह से दिखा रहे हैं आयनिक सॉलिड में। एक और चीज़, चूँकि पोलैरिटी है तो रिएक्टिव बहुत होते हैं, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलोजन। ये कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है ICl, तो ऑब्वियस बात है कि वो I2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या IBr तो वो Br2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या किसी भी नॉन पोलर वाले पार्ट से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि पोलैरिटी है, स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिड की तरह होगा, आयनिक तरह एग्जिस्ट करेगा, तो ये सब बातें हैं। एक और बहुत खास प्रॉपर्टी है वो सेल्फ आयनाइजेशन की है, और उसी पे बेस्ड ये आयनिक सॉलिड भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ICl3 है, तो दरअसल ये ICl2 प्लस और ICl4 माइनस में इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, यानी इससे एक आयन Cl बाहर हुआ, एक जुड़ गया। जैसे ClF3, तो यहाँ पे ClF2 प्लस एंड ClF4 माइनस होगा। ऐसे ही मान लीजिए मैंने BrF5, बॉन्डिंग में इस तरह के क्वेश्चन भी किए आप लोगों ने, BrF4 प्लस और BrF6 माइनस होगा, है ना। या मैं और भी लिख दूँ अलग अलग तरीके की, जितने भी आप इंटर हेलोजन देखोगे ICl3, तो ICl2 ऊपर लिखा ही है मैंने, इसको दोबारा मत लिखिए, ठीक है ना। तो IF7, तो आप यहाँ पे IF
6 प्लस IF 8 माइनस। इस तरह से जो सेल्फ आयनाइजेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कई बार क्वेश्चन देखा होगा बॉन्डिंग में ऐसे भी आता है कि ICl3 के सेल्फ आयनाइजेशन के बाद या ICl3 के आयनिक सॉलिड फॉर्म में कैटायन का हाइब्रिडेशन बताइए, एनायन का हाइब्रिडेशन बताइए। तो आपको मिला कि इन दोनों को बता रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन सब में ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको सीधा पता होगा तभी आप करेंगे, तो इनको अच्छे से तैयार रखना है। इसकी सबसे लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है हाइड्रोलिसिस, जो हम लोगों को समझना है। और हाइड्रोलिसिस मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। हैलोजन के 4 एसिड है, एक HXO4 यानी +7 वाला, एक HXO3, एक HXO2 एंड एक HXO। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जैसे मान लीजिए मैंने IF7 का हाइड्रोलिसिस लिखा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से वाटर का अटैक और सातों फ्लोरीन बाहर करना, यही करना है ना, लेकिन उससे वाटर भी बाहर होगा। तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एसिड बनेगा वो कौन सा होगा, HiO4 और साथ में HF। तो बस आपको ऐसे ही सिंपली लिख देना है। जैसे मैं लिख दूं BrF5, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, +5 वाला एसिड कौन सा होगा, HbRO3 एंड HF। ऐसे ClF3, हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा मिलेगा, +3 वाला HClO2 एंड HF। ठीक है ना। तो ये सिंपली हाइड्रोलिसिस है। और कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की तरह आप रिएक्शन दिखाएंगे। सिंपली वाटर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और जो जुड़ा हुआ दूसरा हैलोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसी बेस पर आप लिखोगे। तो ये भी एक छोटा सा इंटर हैलोजन का टॉपिक था जिसपे प्रॉपर्टीज़ को लेकर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, क्या क्या हो सकता है, जितनी आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी वही सब इसकी भी प्रॉपर्टी होंगी। तो अब हम लोगों ने हैलोजन में जो कुछ पढ़ा उसमें एक बार मैं पूरी बातें सामने ले आता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हैलोजन की पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि चारों हैलोजन में ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, क्योंकि वहीं से आपने पूरे चैप्टर को स्टार्ट किया है। उसके बाद सबके प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़े, चाहे वो F2, Cl2, Br2, I2 कैसे बनता है, क्या दिक्कत आती है, किस कॉन्सेप्ट से आपने पढ़े, वो सब चीज़ें क्लियर है। देन ऑक्सीडाइजिंग पावर, सभी के रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको पता है, कौन किससे ऑक्सीडाइज होगा कौन नहीं होगा, ये सब चीज़ें क्लियर कर दी। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसमें ऑक्सी एसिड्स के बारे में, चारों हैलोजन के, इंटर हैलोजन एंड स्यूडोहाइलाइड, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ITAS जो क्वेश्चन हैं उनको भी एक एक करके हम लोगों को कंप्लीट करते रहना है, क्योंकि ITAS क्वेश्चन से हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। नए क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो सकती है या क्या आइडियाज़, किस आइडिया से वो क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो वो सब आइडिया लगेगा आपको। तो आज फ़िलहाल ये हैलोजन फैमिली यहीं तक हम लोगों को एंड करना है आज। और नेक्स्ट क्लास अब हम लोगों का बचता है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लेक्चर होगा जिसमें जेनन के फ्लोराइड्स हम लोगों को पढ़ने होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो केमिकल हो, रिएक्शंस हो, सभी हो। तो नेक्स्ट क्लास उसको पढ़ेंगे। और फिलहाल ये हैलोजन में आप चीज़ें और ऐड करेंगे, और हैलोजन में इतनी चीज़ें मिनिमम आपको जाननी है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं पर उसको रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।